हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की, और साथ में हम लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। इस टाइम हम ज्योग्राफी में क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसमें भी लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। तो आज हम हिस्ट्री क्लास 6 के सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी जब इंसान आखेट के माध्यम से अपना खाने का भोजन जुटाता था, उसके बाद वह भोजन उत्पादन करने लगा। यहाँ तक की कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ भी शॉर्ट नोट्स वन लाइनर जो बनाया गया है वो पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, और जो पॉइंट आपको लगता है कि ये छूट जाएगा या फिर ये नोट्स में नहीं है, तो उसको आप अलग से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन उत्पादन तक तुषार की रेल यात्रा। यानी यहाँ पे कोई चैप्टर कहानी के माध्यम से ही शुरू हो रहा है, तो इसको हम पढ़ते चलते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया था। तेज दौड़ती रेलगाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलिहान तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके अलावा कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास अपने आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से। आखिर जो आरंभिक मानव इधर उधर घूमते क्यों थे? आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे जो जानवर थे। इसलिए वो इधर उधर घूमते रहते थे, यानी अपने भोजन की तलाश में। हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। ऐसा मतलब जो घूमते थे, इसके कई कारण थे, सिर्फ भोजन ही नहीं था। पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी जब ये एक जगह पे रहते थे तो वहाँ के आसपास के जो पौधे थे, फल फ्रूट थे, और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उनको फिर दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ये दूसरा कारण है। ये पहला कारण। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा कारण। यह है तीसरा कारण। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे।
उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यहाँ पे देखते हैं चौथा कारण। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। उनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पे कुछ औजार दिया गया है। यहाँ पे पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। यहाँ पे ये जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था इसका प्रयोग। अब यहाँ है कि जगह रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी जो रेड वाला है, लाल वाला, वहाँ पे आखेटक संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी बताया जैसे जो रेड वाला है, जैसे कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका, यह सब ऐसे स्थान थे जहाँ पे जो आखेटक संग्राहक थे उनके रहने का प्रमाण प्राप्त हुआ था, यानी साक्ष्य मिला था। अब यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा तात्विक यानी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, लाल वाला जितना है। नौ पाषाणिक पयमपल्ली, हल्लूर, कोल्डिहवा, महागढ़ा, चिरांद, दाओजली, हेडिंग, यह सब नौ पाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम, मेहरगढ़, तो इसकी स्थिति आप देख लीजिए कि मतलब कहाँ कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देखिए कि बुर्जहोम जो है वो सबसे उत्तरी भाग में है भारत के। मेहरगढ़, अब आगे देखते हैं कौन कौन सा स्थान है। नौपाषाणिक, अब देखते हैं महापाषाणिक। ये जो ग्रीन वाले स्थान है, जो ग्रीन वाला गोला लगा हुआ, जैसे आदि चनलूर, ब्रह्मगिरी, यह स्थान जो है ये महापाषाणिक है, आरंभिक। यहाँ पे इनाम गांव आरंभिक स्थल है। उसके बाद आधुनिक नगर में मुंबई, कोलकाता, ये सब आधुनिक नगर की श्रेणी में आएंगे। अपन जैसे कुछ नगर नदियों के किनारे, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती, कृष्णा नदी के किनारे हुंसगी है, कुर्रुल की गुफाएं, कावेरी नदी के किनारे पयमपल्ली, हल्लूर, गंगा के किनारे इधर चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा। आगे देखते हैं अब। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि यह जगह सुरक्षित होगी, इसलिए चुनी होगी। अब इसको देखते हैं। शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता है? यह एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है यहाँ पे। पुरास्थल, अब यहाँ एक शब्द आया है पुरास्थल, क्या होता है? पुरास्थल को देखते हैं। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, यानी अगला अध्याय में इन पुरास्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले, उसे हम पुरास्थल कहते हैं। और इसका से इसका जो उपयोग है लोगों ने अपने सॉरी इसका निर्माण लोगों ने अपने उपयोग के लिए किया होगा। अब देखते हैं आगे की खोज कब हुई थी। आगे की खोज, कुरनूल की गुफा। अभी देखा हमने कुरनूल की गुफा। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। यहाँ पे है कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना पकाने के लिए, बहुत सारे काम में हम आग का उपयोग करते हैं, स्पेशली खाना पकाने के लिए। नाम और तिथियां, जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं और यह दो शब्दों यानी यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले उसे मेसोलिथ मेसोलिथ यानी मध्य पूरा पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। हमें ज्ञात नहीं कि इस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु, बदलती जलवायु।
लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंहा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। वे लोग जो इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने-पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न-भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए होंगे। एक अनुमान लगाया जा रहा था यहाँ पे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते यानी कुत्ते का जंगली पूर्वज था। जंगली कुत्ते का पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी जगह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिसके बड़े दाने और अनाज पैदा होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को भार संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाए ताकि फिर से उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सके, उनका जो गुण है सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना पालतू जानवरों के दांत और सींग होते हैं। यहाँ पे एक दांत दिया गया है, इसमें पूछा गया जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इन इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाते थे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की करने सुरक्षा करने बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों
इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? इस अपने जवाब का कारण बताओ। यहाँ पे एक प्रश्न है, तो बताइएगा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यह नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 यानी पृष्ठ संख्या टोल को देखो। तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे हैं। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पूरा तत्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। जानबूझकर जलाए। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर इंसान अब अस्थायी जीवन की कल्पना करने लगा और अस्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगा। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें हम गर्तावास कहते हैं। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण भी प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे यह देखिए दिखाया गया है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, नव पाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह आ गए होंगे एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पे देखिए एक बर्तन है। क्या कल्पना कर सकते पात्र में क्या रखा होगा?
अनाज रखा गया हो, कुछ सामान रखा गया हो, यही कल्पना किया जा सकता है। और इससे अलावा क्या कल्पना किया जा सकता है? मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां से स्त्री पुरुषों के इलाकों में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था, यानी मेहरगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेहरगढ़ से यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ उगाना सीखा था और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके इलाके चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी सब उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक ही कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी लोगों की मान्यता ऐसी रही होंगी कि जो मृतक होता है उसको खाने के लिए हमें रख देना चाहिए। अब ये देखिए, एक घर का चित्र मिला है। चित्र मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते होंगे होंगे जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता। तो यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द हैं जिसे इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालिए, उसके बाद यहाँ से एक एक पॉइंट लिखना शुरू कीजिए। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट, तो पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि आरंभिक नगर क्या होते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक, लिखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था। भोजन यानी जानवरों भोजन किस प्रकार से करते थे, जैसे जानवरों का शिकार, मछलियां, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि। पहला पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। दूसरा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का क्या कारण था। उसमें बताया गया था 3-4 कारण थे, जिसमें से लिखिए कि भोजन की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इसको पॉइंट में लिखना है आपको। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा पॉइंट। दूसरा क्या है कि चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश। तीसरा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है कि इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे अपने काम के लिए। अब अगला पॉइंट है पूरा स्थल, यानी पूरा स्थल। हेडिंग बनाइए, उसके बाद लिखिए कि उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले थे, उसे हम पूरा स्थल कहते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हेडिंग बनाइए भीमबेटका। मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं जहां लोग रहते थे। नर्मदा घाटी के पास स्थित है, यानी भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट बनाइए कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, या कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। अगला पॉइंट है ये कुरनूल की गुफाएं। हेडिंग बना के आपको लिखना है इसके आगे।
और लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए। इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। एक कुरनूल की गुफा में सेकंड पॉइंट लिखना है। अब यहाँ पे प्रारंभिक पशुपालक और कृषि के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं उनको लिखना है। तो इसका हेडिंग बनाइए कि प्रारंभिक पशुपालन व कृषि के साक्ष्य, उसमें लिखना है जितने स्थान हैं यहाँ पे, जैसे बुर्ज होम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद बिहार, कुलडीहवा मध्य प्रदेश, दाओजली असम। तो ये इम्पोर्टेंट स्थान है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये कहाँ पे स्थित है इसको आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं बुर्ज होम से हमें क्या प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। यह जानकारी बुर्ज होम से प्राप्त हुई। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। यह ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास हरा भरा स्थान था जो मेहरगढ़ है। बोलन दर्रा मेहरगढ़, ये रिलेशन याद रखिएगा आप। इसके इलाके में सेकंड पॉइंट मेहरगढ़ का, इसके इलाके में पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं मेहरगढ़ से। अब तीसरा पॉइंट मेहरगढ़ का, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड पॉइंट। मेहरगढ़ में कब्रों के साथ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। तीसरा पॉइंट। फ्रेंड्स, नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए ताकि आपको नोट्स बनाने का तरीका भी पता चल जाए और यही नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। किताब तो हम जब टाइम है तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हमारे पास होता है तो हमें किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता, फिर हम नोट्स ही रिवाइज करते हैं बार बार। तो जो क्रक्स है पूरे चैप्टर का वो नोट्स में ही है, तो इसलिए आप साथ में ही बनाना शुरू कीजिए पेन और कॉपी लेकर। ये तीसरा पॉइंट। अब आगे देखते हैं। पूरा पाषाण, यह दो शब्दों यानी प्राचीन यानी पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। जो पूरा पाषाण युग है ये इतने समय से लेकर इतने समय आरंभिक काल को कहते हैं। मध्य पाषाण काल है या 12,000 से 10,000। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। नव पाषाण 10,000 साल से पहले, अगले युग की शुरुआत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा नोट्स बनाने का तरीका या फिर पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए